अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1। और आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप यूट्यूब पे टाइप करें आयोनाइजेशन एनर्जी बाय केमिस्ट्री विद मुबश्शिर, तो वो लेक्चर आ जाएगा उसको। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले ये दो लेक्चर जो हैं इनको देखने के बाद फिर आप जो है ये लेक्चर अगर सुनेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से समझ आएगी। अगर आपके पास टाइम है तो इससे पहले जो है एटॉमिक साइज़ और आयोनिक रेडियाई पर भी मैंने लेक्चर जो अपलोड किए हुए हैं, उनको भी वॉच कर लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है सीरीज़ में चल रहे हैं। अगर आपको जो है पहले वाले उन लेक्चर की समझ नहीं है तो आप डायरेक्ट जो है इस लेक्चर को अच्छी तरह से जो है नहीं समझ सकते। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम टू टॉपिक्स जो है उनको कवर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा है हमारे पास मेटालिक करैक्टर। ठीक हो गया। तो पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन सबसे पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द पावर ऑफ एन एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली एक एटम जो है उसकी पावर है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। बेटा जी, दो बातें हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से। कौन सी दो बातें हमारे पास आ गई? पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसको ज़िक्र हम मॉलिक्यूल्स के अंदर करेंगे, अकेला एटम जो है उसके बारे में जो है हम जिक्र नहीं करेंगे। दूसरी बात जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा जी, ये शेयर्ड पेयर, एक बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होते हैं उनको, वो बेसिकली दो एटम्स के दरमियान होते हैं। तो दोनों एटम जो है अपनी अपनी पावर लगाकर उन दो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। जिसकी पावर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यानी दो एटम हैं, उन्होंने दो इलेक्ट्रॉन की बदौलत बॉन्ड बनाया हुआ है। एक लेफ़्ट साइड पे एटम, एक राइट साइड पे, उनके दरमियान में दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब दोनों एटम के दरमियान मुकाबला है। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पावर से, ज़्यादा ताकत से अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। बेटा जी, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि दो एटम जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं उनकी पावर सेम होती है। तो इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एटम के बिल्कुल दरमियान में रहते हैं, ना तो एक एटम की तरफ जाते हैं ना दूसरे एटम की तरफ, बिल्कुल दरमियान में रह जाते हैं। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। जैसे बेटा जी हमारे पास है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक हो गया, HF, या हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, वो भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखें, ये हमारे पास जो है ये एक एटम है हाइड्रोजन का, इसके साथ बॉन्डेड है फ्लोरीन का एटम, और ये किसकी बदौलत बॉन्ड बनाया हुआ इन्होंने? बेसिकली इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, जिसकी वजह से इनके दरमियान बॉन्ड बना है। अब इन दोनों एटम्स का कंपटीशन है। हाइड्रोजन चाहता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएं, फ्लोरीन चाहता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाएं। तो मुकाबला है इनके दरमियान। तो जो जिसकी पावर ज़्यादा होगी ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, जिसकी पावर कम होगी उससे ये इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे। तो बेसिकली इनके दरमियान जो रियल होता है बॉन्ड वो इस तरह से होता है कि ये हमारे पास जो है ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारे पास फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लोरीन का एटम। ठीक है। ये बेटा जी मैंने डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर बनाया है। इसको आप देखें तो हाइड्रोजन से जो है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दूर चला गया बहुत, और फ्लोरीन के करीब है। इसका मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा है, हाइड्रोजन की कम थी, इस वजह से इससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर चला गया। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
फ्लोरीन की ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो अगर कोई एक एटम हो, जैसे मेरे पास जो है फ्लोरीन है, तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कितनी है, ज़्यादा है कम है, जब तक इसके साथ जो है दूसरा एटम नहीं आएगा। तो दोनों एटम के दरमियान लगेगा कंपटीशन, मुकाबला होगा, फिर हम बता सकेंगे कि भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा यानी कि करीब तरीन होंगे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिससे दूर होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बेटा जी ये हमारे पास जो है पॉलिंग, लिनस पॉलिंग, ये अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसने जो है एक डायमेंशनलेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ का को कैलकुलेट करने का फार्मूला जो है डिस्कवर किया था, विच रेंज, जिसकी रेंज थी कहाँ, जस्ट बिलो 1 यानी एक से नीचे 0.1, 0.2, 0.3 यानी पॉइंट्स से लेके फॉर मेटल के लिए इसकी रेंज जो है एक से कम थी। ठीक है, बिलो 1 टू अ मैक्सिमम जो है इसके फार्मूले के मुताबिक जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू निकालते थे, कम से कम तो एक से भी कम होती थी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वैल्यू 4 होती थी। और 4 किसके लिए है, ये फ्लोरीन एटम के लिए उन्होंने निकाला था। निकाला कैसे था, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़, वो बोलते हैं हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ जो हैं वो एलिमेंट, वो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हाई हैं, ज़्यादा हैं, उसका मतलब स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू द लोअर वैल्यूज़। यानी अगर दो एटम बॉन्ड बनाएं तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी पॉलिंग के स्केल के मुताबिक, उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी। और जिनकी वैल्यू लोअर होगी उनकी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम होगी। तो बेटा जी ये देखें मेरे पास सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सीजियम की कितनी होती है, 0.7 यानी मेटल है सीजियम, पहले ग्रुप के आखिर में है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एक से भी कम होती है कुछ एलिमेंट्स की। वो कौन से मेटल्स हैं, 0.7 हो गया, 0.8 हो गया, 0.9 हो गया। और हमारे पास जो है सबसे मैक्सिमम कितनी होती है, तो वो है फ्लोरीन की, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, 4 है। इसके अलावा बेटा जी नोबल गैसेस जो है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उनके बारे में आपको पता है वो तो बॉन्ड ही किसी से नहीं बनाते भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पॉलिंग के स्केल के मुताबिक उन एलिमेंट्स की कैलकुलेट कर सकते हैं जो बॉन्ड बनाते हैं। एक ऐसा एलिमेंट जो किसी दूसरे एटम के साथ मिल ही नहीं रहा, बॉन्ड ही नहीं बना रहा, उसकी पावर का हमें कैसे पता चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को जो है दूसरे एटम से वो जीत जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने में, या उससे जो है इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे। तो इस वजह से जो नोबल गैसेस हैं बेटा जी, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, हम कहते हैं भाई उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 0 है। वो बिल्कुल ही रुझान शो नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें किसी दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन और उसके साथ जो है बॉन्ड बना लें। इसकी जो है अगर हम मज़ीद डिटेल के अंदर जाएं तो इसकी वजह ये है कि उनका जो है डबलेट और ऑक्टेट जो है हमें पता है कंप्लीट होते हैं, तो उनको जो है फर्दर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा बेटा जी ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन MCQs के लिए इसको देख लें। लिनस पॉलिंग इज़ द ओनली पर्सन, ये जो लिनस पॉलिंग साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट, ये वह ऐसा साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, हैव रिसीव्ड 2 अनशेयर्ड नोबल प्राइज़, जिन्होंने 2 नोबल प्राइज़ जो है जीते थे, ओन किए थे। बेटा जी शेयर्ड नोबल प्राइज़ ना, शेयर यानी मुश्तरक, शेयर नोबल प्राइज़ ये होता है कि 2 साइंसदानों ने एक चीज़ पे काम किया तो कामयाब हो गए, अब नोबल प्राइज़ एक मिलेगा, आधा एक साइंसदान को, आधा दूसरे को, इसको बोलते हैं शेयर्ड नोबल प्राइज़। अनशेयर्ड क्या होता है कि एक बंदा कोई एक काम करे और वो उसमें कामयाब हो जाए तो उसी एक को सारे का सारा नोबल प्राइज़ की जितनी भी कीमत होती है वो सारी एक साइंटिस्ट को दी जाती है।
तो पॉलिंग स्केल जो है ये ऐसा एक साइंसदान है जिन्होंने 2 नोबेल प्राइज़ जो है कंप्लीट मुकम्मल हासिल किए थे। किसी और साइंसदान जो है वो इनके साथ नहीं था जिसको जो है यानी जिसने इनके साथ काम किया और इन दोनों ने इकट्ठे जो है कोई कारआमद कोई रिसर्च की हो। तो इस वजह से जो है ये अनशेयर्ड नोबेल प्राइज़ जो है इन्होंने वोन किए थे अकेले ही दोनों ने। वन फॉर केमिस्ट्री। अब कौन कौन से, पहला जो है इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर रिसर्च की थी 1954 में, तो उससे जो है जीता। वर्क ऑन नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड की नेचर पे इन्होंने जो है वर्क किया, तो इस बेस पे जो है इन्होंने एक नोबेल प्राइज़ जीता था। और दूसरा जो है वो 1962 में, कितनी अरसे बाद, 8 साल बाद जो है ये जीता था। किसके लिए? पीस, अमन का भी नोबेल प्राइज़ की बेटा जी बहुत सारी जो हैं टाइप्स होती हैं। जैसे पीस के लिए जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, कोई नई डिस्कवरी के लिए जो है नोबेल प्राइज़ मिलते हैं, तो उसकी फर्दर जो हैं काफ़ी सारी टाइप्स हैं। तो जो लिनस पॉलिंग है, एक तो इन्होंने रिसर्च यानी साइंस में जो है एक नोबेल प्राइज़ लिया था, और दूसरा जो है इन्होंने अमन के लिए आवाज़ उठाई थी कि ये जो हथियार बनाना है, जंगें हैं, डिस्ट्रक्शन है, इनके वो खिलाफ थे। तो इस वजह से इनको जो है इस बेस पे भी एक नोबेल प्राइज़ मिला था। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन मेटालिक करैक्टर। बेटा जी अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और हमने पढ़ा लिनस पॉलिंग जो कि एक अमेरिकन साइंसदान था, उसने जो है बाकायदा एक स्केल बनाया जिसकी मदद से हम नेगेटिविटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक दूसरी टर्म है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बहुत मिलती जुलती है, बहुत ज़रा सा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसी डिफरेंस को जो है हमने देखना है। दूसरी टर्म जो है उसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, या ज़्यादातर जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटालिक करैक्टर। ठीक हो गया, नॉन मेटालिक करैक्टर। तो क्या है बेसिकली नेगेटिव या नॉन मेटालिक करैक्टर? इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, ये बेसिकली एक एटम का रुझान है। किस चीज़ का रुझान? टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ ड्यूरिंग केमिकल बॉन्डिंग। बेटा जी देखें, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ा था कि वो पावर ऑफ एटम है, ये क्या है? टेंडेंसी ऑफ एन एटम। मज़ीद भी हम इनमें देखते हैं कि और कौन कौन से जो है डिफरेंस है। इट इज़ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ये एक खासियत है, ठीक है ना। यानी इसमें जो है सिर्फ हम क्वालिटी बताते हैं कि ये जो है इस फिला एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर या नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है, फिला एटम का कम है, फिला का उससे कम है, यानी कि बस उनकी क्वालिटी बताते हैं। ये नहीं बताते कि फ़िला एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर 4 है, फ़िला का 5 है, फ़िला का 2 है, नहीं, वैल्यू नहीं बताते, मिकदार क्वांटिटी नहीं, सिर्फ क्वालिटी बताते हैं कि फ़िला का कम है, फ़िला का ज़्यादा, बस। तो मीनिंग यानी इसका मतलब ये हुआ, इट डिस्क्राइब, इसमें हम बयान करते हैं नेचर यानी कोई जो है एटम उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा है या कम है। बिहेवियर यानी वही बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन जो है हमको वो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसकी नेचर क्या है ऑफ एन एटम की। रेदर देन गिविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़, इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं देते। ठीक हो गया बेटा जी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जो है डिस्क्राइब, बयान करता है टेंडेंसी को, रुझान को, नेचर को, बिहेवियर को ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, उसमें जो है वो भी सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़ है, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी हम देते हैं, जबकि जो नॉन मेटालिक करैक्टर है या इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कितनी है? 4 है। अब दूसरा एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी फ़र्ज़ करें 3,
तो उसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होगी, फ्लोरीन की ज़्यादा होगी। हमें पता चल गया। वाइल जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है वो फ्लोरीन हैज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर इन द होल पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन जो है इसका कंपैरिजन किया हमने पीरियोडिक टेबल के हर एलिमेंट से, एक एक एलिमेंट के साथ जो है कंपैरिजन किया, तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जो है फ्लोरीन की वो सबसे ज़्यादा है। इस वजह से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जो है सबसे मैक्सिमम है। बेटा जी ज़्यादा परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, बस ये याद रख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटालिक करैक्टर सारी सेम चीज़ें हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जिसकी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा है, उसका नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एलिमेंट की कम है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर कम है, उसका नॉन मेटालिक करैक्टर कम है। सेम चीज़ें हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर, ये हम क्वालिटेटिव एक खासियत जो है बयान करते हैं, इसमें कोई वैल्यूज़, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें बाकायदा एक स्केल है जिसको हम पॉलिंग स्केल कहते हैं, उसकी मदद से हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करके हर एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी बताते हैं। सिर्फ ये एक छोटा सा जो है इनके दरमियान डिफरेंस है। ठीक है, दोनों बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, पावर जो है, इन इसी से जो है दोनों रिलेटेड हैं। नेक्स्ट जो है बेसिकली हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो मैंने ऊपर आपको दो जो हैं नई टर्म बताई, नॉन मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, ये चूँकि काफ़ी उनसे मिलता जुलता था तो मैंने कहा ये भी आपको जो है क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को असरअंदाज करते हैं? तो बेटा जी दो फैक्टर जो हैं हम उनका जिक्र करेंगे। पहला है एटॉमिक साइज। शॉर्ट कंसेप्ट जहन में बिठा लें बेटा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। एटॉमिक साइज ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। एटॉमिक साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, उलट रिलेशन होता है। तो वही बात इस पैराग्राफ में बयान की गई है। लार्ज एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो विल रिजल्ट इन लोअर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके नतीजे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लोअर होगी। दिस इज़ बिकॉज, अच्छा ऐसा होता क्यों है? दिस इज़ बिकॉज इलेक्ट्रॉन बीइंग फार का मतलब है बेटा जी दूर, अवे का मतलब बहुत। वो बोलते हैं जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा, आखिरी शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो साइज बढ़ने की वजह से वो तो न्यूक्लियस से बहुत दूर चला जाएगा, फ्रॉम द न्यूक्लियस से। तो जब दूर होगा तो उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विल एक्सपीरियंस वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है उस पर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या बेसिकली, ये भी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ही होती है। तो जब साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, फासला ज़्यादा होने की वजह से जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑफ हैलोजन इन ग्रुप 17 ग्रुप जिसको जो है हम हैलोजन भी बोलते हैं बेटा जी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ का ऑर्डर दिया गया। बेटा जी हमें पता है कि जो ग्रुप नंबर 17 है उनमें सबसे पहले जो है फ्लोरीन एटम आता है, उसके बाद जो है क्लोरीन आता है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास ब्रोमीन हो गया, इसके बाद जो है आयोडीन हो गया। हमें पता है फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा होता है, क्लोरीन उससे बड़ा होता है, ब्रोमीन उससे भी मज़ीद बड़ा होता है, आयोडीन जो है सबसे बड़ा होता है। तो जिसका साइज़ बेटा जी बड़ा है उसमें जो है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है फासला भी ज़्यादा है, तो अट्रैक्शन कम होगी, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होगी। तो इस वजह से आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है।
होती है, ठीक है। फ्लोरीन की ज़्यादा, फिर क्लोरीन की कम, फिर ब्रोमीन की कम, फिर आयोडीन की सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा होता है। दूसरा फैक्टर बेटा जी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेटा जी इसका भी शॉर्ट जो है, ये जहन में कंसेप्ट बिठा लें, बाकी थ्योरी जितना मर्जी लिखते रहें या लिखी हुई हो आपको ऑटोमेटिकली समझ आती जाएगी। बेटा जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी न्यूक्लियस की पावर किस चीज़ पे डिपेंड करती है? प्रोटॉन की तादाद पे, एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा, प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। ठीक हो गया? ये सारी सेम चीज़ें हैं। प्रोटॉन कभी हम कह रहे होते हैं, कभी न्यूक्लियर चार्ज कह रहे होते हैं। ठीक हो गया? कभी न्यूक्लियर अट्रैक्शन का नाम दे रहे होते हैं, कभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह रहे होते हैं। ये सारी बेसिकली सेम चीज़ें हैं। इसको एटॉमिक नंबर का भी हम नाम देते हैं। तो हमारे पास जो है बेटा जी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मैं इसके साथ आसानी के लिए लिख देता हूँ प्रोटॉन की तादाद, क्योंकि आप एटॉमिक नंबर तो आपको याद होंगे, तो प्रोटॉन की तादाद जो है आपके जहन में होगी, तो इससे जो है आप बेहतर याद रख सकती हैं। अब देखें हमारे पास थ्योरी में क्या कहते हैं, अ हायर वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी, यानी प्रोटॉन अगर ज़्यादा होंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी इसकी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी। विल रिजल्ट इन ग्रेटर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रेटर होती है बिकॉज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से कॉज वजह बनता है ग्रेटर अट्रैक्शन, ज़्यादा कोशिश टू द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को। दिस इज़ वाई, इस वजह से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड में, ठीक है, इंक्रीज बढ़ती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे पीरियड में जो है कितनी है? 1 है, जबकि फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक हो गया? फ्लोरीन एंड पे आता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, और लिथियम जो सबसे स्टार्ट में आता है दूसरे ग्रुप में, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 1। नेक्स्ट जो है देखते हैं बेटा जी, फैक्टर के बाद हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर वेरिएशन, ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक ट्रेंड जो है बेटा जी किस चीज़ का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड में या ग्रुप के अंदर जो है हम मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू जो है वो किस तरह से वेरी करेगी। When we move, जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड में द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। बेटा जी आपको मैंने पहले समझाया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, एटॉमिक साइज़ के अंदर, आयोनिक रेडियस के अंदर, ये ट्रेंड जो है हम तभी से पढ़ते आ रहे हैं और सारों के कंसेप्ट जो है सेम है। पहले वाले अगर आपको लेक्चर अच्छे से आते हैं तो यहाँ पे जो है आपको समझ आ चुकी होगी। ठीक है, अगर आपको पहले वाले लेक्चर अच्छे से क्लियर नहीं है तो ये फिर आपको समझना पड़ेगा। बहरहाल मैं इसको जो है अगेन समझा देता हूँ। देखें, जब हम लेफ़्ट से राइट जो है मूव करते हैं, हमें पता है एटम का साइज़ कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ऊपर अभी हमने इन दोनों का रिलेशन देखा था। ये देखें, लेफ़्ट से राइट, दाएं से बाएं जाते हुए एटम का साइज़ कम होता है। अगर तो एटम का साइज़ कम होगा तो इस रिलेशनशिप को देखें, एटम का साइज़ कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इनका अपोजिट उलट रिलेशनशिप होता है। दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो लेफ़्ट से राइट जाते हुए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। दोनों सिचुएशन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने को फेवर कर रही है, तो इस वजह से लेफ़्ट से राइट जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है।
वजह क्यों पे कोई क्वेश्चन इस तरह से तो नहीं आएगा कि बताएं लेफ़्ट से राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसकी वैल्यू क्यों बढ़ती है, ये तो नहीं आएगा। वो पूछेंगे कि लेफ़्ट से राइट जाते हुए क्यों बढ़ती है, रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह में आप दो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने से और साइज़ का रिड्यूस करने से। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से, और दूसरी हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग साइज के कम होने से। इसी तरह बेटा जी ग्रुप में कंसेप्ट हुई है जिन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपको वो याद है तो ये अच्छे से आपको जो है क्लियर हो जाएगा। बेटा जी टॉप से ऊपर से नीचे जब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटम का साइज बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट, जब साइज बढ़ता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी बेटा जी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये ऊपर से नीचे जो है साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। तो ग्रुप में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। ये डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये टॉप से बॉटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। दिस इज ड्यू टू द, क्यों है ऐसा, इंक्रीज साइज जो है इंक्रीज होता है। साइज क्यों इंक्रीज होता है, तो ये हमने एटॉमिक साइज वाले लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस किया था। साइज जो है एडिशनल शेल में इजाफे की वजह से और बढ़ते हुए शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो है साइज इंक्रीज करता है। तो साइज के इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल जैसा कि इन द हैलोजन ग्रुप, हैलोजन वाले ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज करती हैं। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है और नीचे आते आते एंड पे आयोडीन जो है उसकी सबसे कम होती है। तो ये जो है हमने ऊपर भी इसको जो है देखा था। नॉर्मली मेटल बीइंग ऑन द लेफ्ट साइड, अब हमारे पास जो है ये पीरियोडिक टेबल जो है इस तरह से, ये मेरे पास जो है ये पीरियोडिक टेबल जो है इसका मैं स्केच ड्रा कर लेता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल की लेफ़्ट साइड है और ये मेरे पास राइट साइड है। तो वो बोलते हैं मेटल बीइंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पीरियोडिक टेबल है उधर जो मेटल होते हैं पोजेस लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या होती हैं बेटा जी, उनकी वैल्यू कम होती है देन दोज ऑफ नॉन मेटल की निस्बत। हेंस इस वजह से मेटल और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस वजह से मेटल जो है वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल जो है वो क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रिलेटिवली। ये बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड है पीरियोडिक टेबल की, इस साइड पे ज़्यादातर मेटल पाए जाते हैं। ये हमारे पास राइट साइड है, इस साइड पे ज़्यादातर हमारे पास क्या पाए जाते हैं, नॉन मेटल। ठीक हो गया। नॉन मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, उनकी पावर ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेटल वो होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, लूज कर देते हैं। तो इनकी वजह क्या है, बेसिकली इस साइड पे मेटल क्यों है, इस साइड पे नॉन मेटल क्यों है, कोई पूछ ले तो बेटा जी असल में वजह ये है कि इस वाली साइड पे जितने भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी होती है। जो कोई भी आता है इनकी तो पावर है कम, इनसे जो है इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। और राइट साइड वाले जो है नॉन मेटल, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हायर होती है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई भी एटम मौजूद हो तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। बेटा जी ये देखें हमारे पास पीरियोडिक टेबल जिसके अंदर जो है ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इनकी जो है साथ साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है मेंशन की गई है। लिथियम की 1 होती है, बेरिलियम की 1.5। इसको देखें तो ये ऐसे बढ़ती जा रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दाएं से बाएं पीरियड के अंदर क्या कर रही है बेटा जी, इंक्रीज कर रही है। अगर हम टॉप से बॉटम देखें, किसी मर्जी ग्रुप को उठा लें, जैसे देखें पहले लिथियम की 1 है, सोडियम की 0.9, पोटाशियम की 0.8, रुबिडियम की 0.8। ऊपर से नीचे जो है क्या हो रही है बेटा जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, डिक्रीज करती है, डिक्रीज।
डिक्रीज। क्लियर है। इसके बाद जो है नेक्स्ट ये देखें बेटा जी, वेरी इम्पॉर्टेंट, जितने भी हमने प्रीवियस जो है लेक्चर 4 से 5 पढ़े हैं उन सब का जो है ऐसे समझ लें ये खुलासा है। तो इसके अंदर देखें बेटा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट से राइट जो है बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ़्ट से राइट बढ़ती है। ठीक हो गया। इसके बाद जो है एटॉमिक रेडियस, ये जिस तरफ तीर का निशान है ये इस तरफ तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, लेकिन हमने इस तरफ देखना नहीं है, हमने तो देखना है बेटा जी कहाँ से, लेफ़्ट से राइट। तो अगर हम यूँ उलट करेंगे तो इस तरह एटॉमिक साइज कम होता है। क्या होता है? कम होता है। लेफ़्ट से राइट एटॉमिक साइज कम होता है। जितने भी बेटा जी प्रीवियस लेक्चर थे उनका निचोड़ है ये। ठीक है। तीन चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी दाएं से बाएं बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता है। लेफ़्ट से राइट क्या होता है? कम होता है। इसके बाद जो है एक चौथी और पांचवी चीज़ ये देखें सेंटर में, एक है नॉन मेटालिक करैक्टर या जिससे रिलेटेड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी हमने पढ़ी है, और दूसरा है बेटा जी मेटालिक करैक्टर, इसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा जी इनके एरो जो हैं ये इस तरह से तिरछे क्यों लगे हुए हैं, आप ये थोड़ा सा गौर करें तो पीरियोडिक टेबल पे ये फुल येलो बॉक्स हैं। ये जो फुल येलो बॉक्स है ना बेटा जी, ये मैं इनको अगर सर्कल करूं तो ये वाले हो गए। ठीक हो गया। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो फुल येलो बॉक्स हैं यही सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल हैं। तकरीबन टोटल 10 से 11 हैं। ठीक हो गया। तो आप इनको कैलकुलेट करके चेक भी कर सकते हैं। और इधर से पहला एक हाइड्रोजन जो है ना, ये एमसीक्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन इज आल्सो अ नॉन मेटल। ठीक हो गया। तो देखें मैं कह सकता हूँ कि पीरियोडिक टेबल की लेफ्ट साइड पे मेटल, दरमियान में भी क्या है? मेटल। इस साइड पे भी, नीचे बॉटम वाली साइड पे भी क्या है? मेटल। पूरे के पूरे हर जगह मेटल छाए हुए होते हैं। सिर्फ इस ऊपर वाले कोने के अंदर जो है क्या मौजूद हैं? दाएं साइड के ऊपर वाले कोने में जो है थोड़े से नॉन मेटल जो है मौजूद होते हैं। तो इस वजह से इनके एरो को यूँ तिरछा करके जो है शो कराया गया है। नॉन मेटालिक करैक्टर जो है बेटा जी वो लेफ़्ट से राइट को मूव करते हुए इंक्रीज करता है। मेटालिक करैक्टर जो है इस तरफ, नॉन मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है, जबकि जो मेटालिक करैक्टर है वो क्या करता है? डिक्रीज करता है। मेटालिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज करता है और नॉन मेटालिक करैक्टर जो है बेटा जी वो क्या करता है? वो इंक्रीज होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने नोट्स बना के नोट कर लें। यही जो है 5 चीज़ें हम अब ग्रुप के अंदर देखेंगे। एटॉमिक रेडियस ऊपर से नीचे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे कम होती है, नॉन मेटालिक करैक्टर ऊपर से नीचे जो है ये क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? ये कम होता है। मेटालिक करैक्टर जो है बेटा जी ये ऊपर से नीचे बढ़ता है। ये क्या होता है? बढ़ता है ये। क्लियर है। तो ये सारा एक जो है पेज के ऊपर आप भी इस तरह से ये स्केच बना लें ताकि अच्छी तरह जो है आपको याद हो जाए, और इनकी रीज़न भी पता होनी चाहिए कि कोई चीज़ अगर लेफ़्ट से राइट बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, कोई कम हो रही है तो क्यों कम हो रही है। चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि है मेटालिक करैक्टर। अभी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रिलेटेड है ज़्यादातर नॉन मेटालिक करैक्टर से उसको हमने डिस्कस किया। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मेटालिक करैक्टर। तो नॉन मेटालिक तो हमने पढ़ा है, मेटालिक क्या होगा? उसका उलट जो है होगा। नॉन मेटालिक या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने पढ़ी है वो होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, पुल करने की पावर। मेटालिक क्या होगी? इलेक्ट्रॉन को निकालने की सलाहियत, खींचे ना अपनी तरफ बल्कि खुद से निकाले, दूर फेंके, तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं? मेटालिक करैक्टर। चलें देखते हैं इसको। बेटा जी हमारे पास है मेटालिक करैक्टर, इसके जो है बहुत सारे नाम हैं तो इनको
आपने याद करना है। मेटालिक करैक्टर, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, इसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम जो है आपने जहन में रखने हैं। क्या है ये? द मेटालिक करैक्टर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की टेंडेंसी, सलाहियत है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, उनसे छुटकारा पाना। तो ऊपर वाले हम इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिस्कस किया था? इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, खींचने की टेंडेंसी, इधर जो इलेक्ट्रॉन को भगाने की टेंडेंसी है, यानी टोटल काम उलट हो गया। तो सारे फैक्टर भी क्या होते जाएंगे, सारी बातें जो हम वही करेंगे, बस यहाँ पे उलट होती जाएंगी सारी बातें। चलें जी, रीड कर लेते हैं इसको ताकि समझ आ जाए। अगर कोई मुश्किल कंसेप्ट है तो उसको भी हम क्लियर करते जाएं। वी फाइंड, हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल लेफ्ट साइड पे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी, उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खारिज करने की, लूज करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। टू अचीव, ताकि वो हासिल कर सकें नोबल गैस कन्फिग्रेशन, नोबल गैस की कन्फिग्रेशन। बेटा जी, अगर आपने मेरे प्रीवियस चैप्टर जो है, सॉरी प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखे हैं तो आपको ये सारे कंसेप्ट जो है ये बिल्कुल क्लियर होंगे। देखें, मैंने बिल्कुल डिटेल के अंदर समझाया हुआ है कि पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे ग्रुप के एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट हैं उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, 14 वाले एलिमेंट जो हैं उनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते जाते हैं। तो बेटा जी, ऐसे एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल में 3 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 हो, 2 हो या 3 हो, वो चाहते हैं कि उनके वैलेंस शेल से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएं और उनकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैसेस जैसी हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। ठीक हो गया। तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है कौन से ग्रुप होते हैं? पहला ग्रुप होता है, दूसरा होता है, तीसरा होता है। तो क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब हम लिखते हैं तो इनके वैलेंस शेल में पहले वालों के आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे वालों के आखिर में 2, तीसरे वालों के आखिर में 3। तो इनकी ख्वाहिश क्या होती है? पहले वालों के आखिर में 1 होता है तो वो 1 को निकालना चाहते हैं, तो इस वजह से उनका मेटालिक करैक्टर सबसे ज़्यादा। दूसरे वालों के आखिर में 2 होते हैं तो वो भी उनको निकालना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे उनका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा। सबसे ज़्यादा पहले वालों का होता है, उससे ज़्यादा दूसरे वालों का, उससे ज़्यादा फिर तीसरे वालों का, इस तरह से चलता जाता है। इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स, एलिमेंट ऑन द राइट साइड पे जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं ऑफ द टेबल, पीरियोडिक टेबल के, उनकी टेंडेंसी क्या होती है? टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। देयरफॉर, इसी वजह से एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, हम उनको क्या बोलते हैं? मेटल। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, मेटल क्या होते हैं? उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो चूंकि हम यही पढ़ रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन खारिज करना चाहते हैं नोबल गैसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करने के लिए, और पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, तो इसी वजह से हम इनको मेटल कहते हैं। मेटल की डेफिनेशन यही है कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन खारिज करके पॉजिटिव आयन बन जाए। नॉन मेटल की इसके उलट है, ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन हासिल करके नेगेटिव आयन बन जाए। तो ये हमारे पास जो है क्या है? टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। वाइल, जबकि एलिमेंट ऑन राइट साइड वाले जो एलिमेंट हैं, पार्टिकुलरली ऑन राइट कॉर्नर, देखिए बेटा जी, कोने की बात कर रहा है, कॉर्नर ऊपर वाला जो कोना है, यही चीज़ ये मैंने आपको ऊपर बताई है, ये वाली। ठीक हो गया ना? ऊपर वाले कोने में, पूरी की पूरी राइट साइड पे नहीं। राइट साइड बनाए तो हम तो इस तरह बनेगी, ये दरमियान हो गया पीरियोडिक टेबल का, ये वाली हो गई राइट साइड, ये वाली हो गई लेफ्ट साइड। तो इस साइड पे जो है वो बोले नॉन मेटल हैं, इस साइड पे मेटल। नहीं बेटा जी, ये सिर्फ ऊपर वाले कॉर्नर में, इस साइड पे जो है सिर्फ नॉन मेटल होते हैं। तो कॉर्नर और नॉन मेटल होते हैं। दैट फॉर्म नेगेटिव आयन, जो
जो कि नेगेटिव आयन बनाते हैं। हेंस इस वजह से वन कैन कंक्लूड द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट, एक जो है कोई भी आदमी मेटालिक कैरेक्टर जो है इसको कंक्लूड कर सकता है कि ये लार्जली डिपेंड इन्हसार करते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद जो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा नतीजा क्या निकला कि जो एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर है वो लार्जली डिपेंड, सबसे ज़्यादा इन्हसार कर रहा होता है किस पे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जो है ये डिपेंड कर रहा होता है। बेटा जी दूसरी चीज़ देखें, हम पढ़ने जा रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर का रुझान, वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। मैंने कहा इससे पहले मैं अपने बच्चों को ये बता दूं कि मेटालिक कैरेक्टर किन फैक्टर पे इन्हसार करता है। तो बेटा जी दो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़े थे, तो इधर भी मैं आपको दो बता रहा हूँ और उनका रिलेशन भी बता रहा हूँ। पहला है बेटा जी, मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के। जितना एटॉमिक साइज बड़ा होगा मेटालिक कैरेक्टर भी उतनी ज़्यादा होगा, जितना एटॉमिक साइज छोटा होगा मेटालिक कैरेक्टर उतनी कम होगा। क्यों, बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर है यही इलेक्ट्रॉन को खारिज करना। जब साइज बड़ा होगा आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन तो होगी नहीं, तो उसको खारिज करना आसान होगा। ठीक है, जितनी इलेक्ट्रॉन को खारिज करना आसान होगा मेटालिक कैरेक्टर उतनी ज़्यादा होगा। दूसरा जो है हमारे पास मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट जितनी ज़्यादा होगा उतनी मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अगर बेटा जी आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो आपको जो है शील्डिंग इफेक्ट का डिटेल में जो है पता होगा। इधर जो है मैं मुख्तसर ये बता दूं, ये फ़र्ज़ करें मेरे पास लास्ट शेल है और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो है मेरे पास न्यूक्लियस है, तो इनके दरमियान में जो शेल होते हैं ना बेटा, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, ये आखिरी शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है इसको कम कर देते हैं, इसको रेड्यूस कर देते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो यानी दोनों बातों का मुद्दा जो है ये निकला, मेन मुद्दा जो है वो ये है कि भाई आप साइज जहन में बिठा लें। साइज बड़ा होगा तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, और अगर ये दोनों ज़्यादा होंगे तो मेटालिक कैरेक्टर जो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, वेरिएशन इन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर इसकी वेरिएशन पहले है बेटा जी इन द पीरियड में द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता है, कम होता है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, पुल द इलेक्ट्रॉन को पुल करता है क्लोजर टू द न्यूक्लियस के करीब, मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट, मुश्किल कर देता है फॉर एन एटम को कि वो क्या करे, लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करे, जिसकी वजह से देयर बाई डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, जो मेटालिक कैरेक्टर है पीरियड के अक्रॉस डिक्रीज करता है। द न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज, बढ़ता है, वाइल द एटॉमिक साइज, एटम का जो साइज है वो डिक्रीज करता है। बेटा जी एक चीज़ जो है मैं आपको और भी ऐड करवा दूँ, इधर जो है ना अपने नोट्स के अंदर एक तीसरी चीज़ जो है वो ये लिख लें कि हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर है ना, ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, न्यूक्लियर चार्ज के। ठीक है, न्यूक्लियस के चार्ज के क्या होता है बेटा जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मेटालिक कैरेक्टर कम होगा। ठीक है, 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए, इनको नोट कर लें। तो चूंकि दाएं से बाएं जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। दूसरा साइज कम होता है, तो साइज और मेटालिक कैरेक्टर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस वजह से मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होता है, कम होता है। विच रिजल्ट स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मेकिंग डिफिकल्ट, मुश्किल कर देते हैं उसका लूज करना या रिमूव करना। देयरफॉर इस वजह से मेटालिक कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है,
कंट्रैरली इसके बरक्स मेटालिक करेक्टर इंक्रीज बढ़ता है एज वन मूव डाउन इन द ग्रुप। जैसे जैसे बेटा जी हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। रीज़न क्या है इसकी? पीरियोडिक टेबल दिस इज ड्यू टू, इसकी वजह ये है इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज के बढ़ने से, एंड द शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है और एटॉमिक साइज बढ़ता है। इन दोनों के बढ़ना क्या कर देता है? रिड्यूस द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम कर देता है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। तो इंक्रीज इन द मेटालिक करेक्टर, जिसकी वजह से जो है मेटालिक करेक्टर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। मेटालिक करेक्टर ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज करना, मेक द एलिमेंट मोर रिएक्टिव। अच्छा बेटा जी यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ रहा है, वो ये जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा रिएक्टिव होगा। जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी, मेटालिक करेक्टर कम होगा, वो उतनी लेस रिएक्टिव होगा। तो हेंस इस वजह से सीजियम इज़ फार मोर, यानी सीजियम बहुत ज़्यादा क्या है? रिएक्टिव है एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है देन किसकी निस्बत? सोडियम और लिथियम की निस्बत। वो बोलते हैं इसी वजह से सीजियम जो है सोडियम और लिथियम की निस्बत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ज़्यादा मेटालिक करेक्टर जो है रखती है। ठीक हो गया बेटा जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है देखें, इसको हमने समराइज़ किया है मेटालिक करेक्टर को। तो मेटालिक करेक्टर जो है हमारे पास इस तरफ लेफ़्ट से राइट, इस तरफ क्या होता है बेटा जी? डिक्रीज करता है। क्या करता है? डिक्रीज। ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारे पास जो है नॉन मेटालिक करेक्टर जो है इसका भी रुझान में साथ साथ में वेरिएशन देते जा रहे हैं। जबकि अगर लेफ़्ट से राइट जो मेटल का करेक्टर डिक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटल का क्या होगा? इंक्रीज। तो ये क्या होता है हमारे पास? इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे अगर हम आए टॉप से बॉटम की तरफ, तो क्योंकि साइज़ बड़ा होता है, एटम बड़ा होता जाता है, तो मेटल का करेक्टर क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है। इसी तरह जो है नॉन मेटल का करेक्टर ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है। इधर जो है ये बुक के अंदर ये उलट जो है ये किया हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ किया हुआ है कि ये बढ़ता है, यानी इधर बुक के ऊपर सिर्फ बढ़ने का रुझान दिखाया गया है। लेकिन आपने बेटा जी हमेशा इस रूटीन को जो है ना फॉलो करना है, बाकी कंसेप्ट खुद ब खुद आपको पता चलते जाएंगे। पीरियोडिक टेबल में जब भी रुझान को याद करना हो ना, हर एक चीज़ का, ठीक है ना, हर एक चीज़ का लेफ़्ट से राइट जो है आपने रुझान याद करना है कि वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और ग्रुप में जो है टॉप से बॉटम की तरफ देखना है, बॉटम से टॉप नहीं, टॉप से बॉटम की तरफ देखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा जी ये कुछ आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है उनके जो है मैंने आंसर निकाले हुए हैं, क्योंकि ये इसी लेक्चर से जो है रिलेटेड है, तो ये समझा भी देता हूँ मैं आपको। जैसे पहला जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट, बयान करें, हाउ डज द मेटालिक करेक्टर वेरी, चेंज होता है इन ग्रुप 14, 14 ग्रुप के अंदर। 14 ग्रुप के एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है ना, और एंड पे हमारे पास 10 हो गया। तो देखें इसका आंसर, मेटालिक करेक्टर इन ग्रुप 14 इंक्रीज, बढ़ता है, डाउन द ग्रुप, नीचे ऑब्वियसली साइज बढ़ता है भाई, तो ये जो है मेटालिक करेक्टर भी बढ़ेगा। कार्बन एंड सिलिकॉन आर नॉन मेटल, ऊपर जो है कार्बन और सिलिकॉन जो है, कार्बन नॉन मेटल होता है और सिलिकॉन जो है मेटलाइड होता है रेस्पेक्टिवली। शोइंग, ये ज़ाहिर करते हैं वेरी लिटिल मेटालिक नेचर, इनकी जो मेटालिक नेचर बहुत कम होती है। जर्मेनियम शो इंटरमीडिएट बिहेवियर, जर्मेनियम जो है वो क्या इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करता है, कुछ कुछ खसूसियात मेटल जैसी, कुछ कुछ खसूसियात नॉन मेटल जैसी। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? मेटलाइड का
मेटलाइड ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी खसूसियात कुछ मेटल जैसी होती हैं, कुछ नॉन मेटल जैसी होती हैं। एंड वाले टिन एंड लेड, लास्ट वाले जो एग्जिबिट क्लियर मेटालिक कैरेक्टर। एंड वाले जो इनकी क्या होती है, क्लियर मेटालिक जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सच जैसा कि ये मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी शो करते हैं, जो कि मेटल भी शो करते हैं। मेटल चूँकि हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, तो ये भी कंडक्टिविटी जो है शो करते हैं। तो इस वजह से हम इन दोनों को मेटल के अंदर जो है क्लासीफाई करते हैं। दिस इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर इज, इनके मेटालिक कैरेक्टर जो है क्यों बढ़ा है, ऊपर वाले तो नॉन मेटल थे, नीचे वाले मेटल क्यों बन गए, तो इसकी इज ड्यू टू, इस वजह से हुआ, टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, ऊपर से नीचे एटॉमिक साइज बढ़ा, एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया डाउन द ग्रुप में, विच मेक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजियर, जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान बना दिया, जिससे नीचे वाले मेटल जो है वो क्या बन गए, नीचे वाले एलिमेंट जो है वो क्या बन गए, मेटल बन गए। ठीक है, ऊपर वाले जो है उनका साइज छोटा था, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा था, तो उनका इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं था, इस वजह से वो क्या थे, नॉन मेटल थे। दूसरा क्वेश्चन है बेटा जी, आइडेंटिफाई करना है हमने, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, आइडेंटिफाई सेमी मेटल इन ग्रुप नंबर 14 हो, 15 हो या 16 हो, इनमें हमने सेमी मेटल किसको बोलते हैं बेटा जी, मेटलाइड को, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल जैसी हों, कुछ नॉन मेटल जैसी। हम बोलते हैं कि द एलिमेंट हैविंग प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड सेमी मेटल और मेटलाइड, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती है मेटल और नॉन मेटल, ना मुकम्मल तौर पर मेटल जैसे होते हैं, ना मुकम्मल तौर पर नॉन मेटल जैसे, कुछ खसूसियत मेटल जैसी, कुछ नॉन मेटल जैसी, तो हम इनको सेमी मेटल का नाम देते हैं। तो हमने ढूंढने हैं ग्रुप नंबर 14, 15 और 16 में, देखना है कौन कौन से जो है सेमी मेटल हैं, और वो सेमी मेटल हैं क्यों, ठीक है ना, रीज़न भी बतानी है। सेमी मेटल इन ग्रुप 14, 15 एंड 16, पहले 14 के 2 हैं, सिलिकॉन है और जर्मीनियम है, ग्रुप 15 में भी 2 हैं, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, और ग्रुप नंबर 16 के अंदर क्या है, टेलोरियम। तो ये भी बेटा जी आपने प्रीवियस लेक्चर अगर देखें तो मेरे ख्याल से उनके अंदर मैंने डिटेल में जो है ये भी समझाए हुए हैं। तो दीज एलिमेंट, ये जो एलिमेंट हैं, शो प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट, ये बेसिकली इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, किसके इंटरमीडिएट में, किसके दरमियान में, मेटल एंड नॉन मेटल। दे आर यूजली, ये आमतौर पर होते हैं ब्रिटल सॉलिड, ठीक है ना, ये बेसिकली ब्रिटल सॉलिड होते हैं। देखिए बेटा जी एक खासियत आ गई जो नॉन मेटल जैसी है, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, और ये जो है हमारे पास ऊपर जो मेटलाइड के नाम लिखे हमने, ये भी क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। नॉट मेलिएबल नहीं होते, लाइक ट्रू मेटल की तरह। अच्छा, बट लेकिन दे पोजेस मॉडरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, करंट इनसे गुजर सकता है, तो मेटल से भी करंट गुजर सकते हैं। देखें कुछ खसूसियात मेटल से मिल रही हैं, कुछ खसूसियात नॉन मेटल से मिल रही हैं। तो विच इंक्रीज विद टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या इंक्रीज करती है, सेमी कंडक्टर बिहेवियर, सेमी कंडक्टर जैसा इनका बिहेवियर होता है। बेटा जी यहाँ पे भी एक कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो मेटल है ना, मेटल से करंट गुजारें तो करंट गुजर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। अगर मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएं ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट उनमें से पास नहीं हो सकता, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल की कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन जो मेटलाइड है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है ना। तो ये वही कंसेप्ट बोल रहा है, और ये बिहेवियर जो है किसका होता है, सेमी कंडक्टर का। सेमी कंडक्टर भी क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो ना, जिनकी खसूसियत कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होती हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सारे कंसेप्ट जो है सेम है बेटा जी, सिर्फ नाम जो है हर जगह चेंज हो रहे हैं। देयर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज क्या हूँ, इंटरमीडिएट हैं। सो दे, इस वजह से नेदर लूज, ना तो लूज करते हैं, ना गेन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली, ना ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ना मुकम्मल तौर पर गेन करते हैं। ज़रूरत के साथ चलते हैं, जहाँ पे लूज़ करने की ज़रूरत आती है तो वहाँ पे लूज़ कर देते हैं, और कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़े तो गेन भी कर लेते हैं। तो कभी मेटल बन जाते हैं, कभी नॉन मेटल बन जाते हैं। इस वजह से हम इनको मेटलाइट कहते हैं। बिकॉज दिस मिक्स्ड बिहेवियर, इस मिक्स्ड बिहेवियर की वजह से दे आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल। इस वजह से हमने इनको सेमी मेटल के तौर पे क्लासीफाई किया है। ठीक हो गया बेटा जी, यहाँ पे हमारा लेक्चर हुआ एंड। ठीक है, देखते रहें। अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी है तो इनको जो है देखते रहें, मज़ीद लेक्चर भी देखें जो प्रीवियस मैंने रिकॉर्ड किए हैं। इनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस तरह के बेहतरीन जो है लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।